नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक छोटे से विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी हम बात करते हैं तो किसी देश के परिप्रेक्ष्य में हम राष्ट्र ना कहकर राज्य शब्द जो है प्रयोग करते हैं। तो क्यों हम राज्य शब्द को प्रयोग करते हैं, क्या उस राज्य का अर्थ है और क्या इसका संवैधानिक हम कह सकते हैं कि क्राइटेरिया है, क्या संवैधानिक परिप्रेक्ष्य है और क्या इसका ऐतिहासिक वर्णन है। उस आधार पर हम इसको आज देखेंगे कि किस आधार पर हम जो है राष्ट्र ना कहकर एक देश को हम जो है राज्य शब्द के रूप में परिभाषित करते हैं। तो हमने कुछ शब्दावली लिखी हुई है, आपको शायद दिख रही होगी, जिसमें हमने लिखा है कि राज्य क्या है, आधुनिक राज्य का विकास। तो आधुनिक राज्य जो हम राज्य शब्द प्रयोग करते हैं उसका विकास कैसे हुआ, क्रमिक रूप में विकास हुआ या किस आधारों पर, किन आयामों पर इसका विकास हुआ, तो वह सभी बातचीत हम देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो विकास हुआ था, जो उसके आधार है, जो उसका वर्गीकरण है, उसमें उसको हमने नीचे थोड़ा सा परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य क्या है। ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि राज्य क्या है। तो राज्य एक संवैधानिक संवैधानिक स्वीकार्य, किसी देश के लिए राज्य एक संवैधानिक स्वीकार्य आयाम है जिसमें हम किसी देश को राष्ट्र के रूप में परिभाषित ना करके राज्य के रूप में हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं कि आधुनिक राज्य का विकास। तो आधुनिक राज्य का जो विकास हुआ था वह कैसे हुआ था। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको कुछ बातचीत बताना चाहता हूँ कि आधुनिक राज्य का जो विकास हुआ था, इससे पहले हमें कुछ अन्य आयाम देखने ज़रूरी है, इसके बाद ही हम इसको समझ सकते हैं। वैसे तो यदि इस विषय पर बातचीत की जाए तो मैं कह सकता हूँ कि 2 से ढाई घंटे की क्लास इस पर लग सकती है, लेकिन मैं इस विषय का, इस शब्द का सार समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या इसका अर्थ है और क्या साधारण भाषा के अंदर हम इसको समझ सकते हैं किस प्रकार। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो क्या, कहाँ से शुरुआत हुई इस राज्य की, इस शुरू राज्य की शुरुआत, इसकी कड़ियाँ हमें कहाँ से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमें 4 युग मिलते हैं। ठीक है। कितने युग मिलते हैं? 4 युग मिलते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि 4 युग वो 4 युग नहीं है जैसे द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, वो वाले नहीं है। यह कुछ अन्य प्रकार की बातचीत की जा रही है। ऐतिहासिक संदर्भ में हम थोड़ा सा इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या बातचीत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नगर राज्यों का युग कौन सा था। नगर या राज्यों का युग, तो नगर राज्यों का एक ऐसा युग था, नगर राज्यों का इस एक ऐसा युग था जिसमें क्या हुआ था कि जो यूनानी प्रायद्वीप था, यूनानी 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 प्रायद्वीप प्रायद्वीप तो वहाँ का जो क्षेत्र था, इसे हमने सबसे पहले 1500 ईस्वी के अंदर नगर राज्यों के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो राज्यों का हमें वर्णन, जहाँ हमें कह सकते हैं कि ऐतिहासिक स्वरूप देखने को मिलता है, तो वह कब मिला था? 1500 ईस्वी के अंदर यूनानी प्रायद्वीप के अंदर हमें यह सब बातचीत देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरा युग आता है, जो आता है रोमन साम्राज्य का युग। ठीक है। रोमन साम्राज्य का जो युग था, रोमन साम्राज्य के युग की यदि हम बात करते हैं तो 264, जो हमें दिख रहा है यहाँ सामने कि 264 ईस्वी का जो कार्यकाल था वह रोमन साम्राज्य का युग था। जैसे वर्तमान में हम राज्य की अवधारणा स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार उस समय जो था रोमन साम्राज्य का युग था। रोमन साम्राज्य के युग के अंदर हमें इस प्रकार की जो है दूसरा कार्यकाल जो हमें इसका देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या हुआ था कि अफ्रीका के उत्तरी तट पर बसे कार्थेज के नगर के साथ युद्ध छोड़कर रोम ने अपनी साम्राज्य के निर्माण का श्री गणेश किया। तो क्या हुआ था कि रोम ने अपने साम्राज्य का जो श्री गणेश किया था, कार्थेज के साथ जो युद्ध था इसका, उस कार्थेज के साथ युद्ध को उन्होंने छोड़ दिया था और अपने साम्राज्य के विस्तार में एक नए युग की शुरुआत की। इसके बाद युग आता है सामंतवादी। ठीक है। सामंतवादी युग। तो सामंतवादी युग कैसा था? सामंतवादी युगों के अंदर जो बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े सामंत थे, उनके पास कुछ अपनी सेना होती थी। उस सेना के माध्यम से वह कुछ छोटे क्षेत्रों पर अधिकार करते थे
तथा उन अधिकार के माध्यम से उन पर कब्जा करते थे और वहाँ जो भी अपना कर था, जो भी अपना संचालन था, व्यवस्था थी, जो भी राजनीतिक उनका संदर्भ है हमें देखने को मिलता है, तो वो वहाँ जो भी बातचीत थी उनकी वो वहाँ क्षेत्र पर राज करते थे। इसलिए उनको सामंतवादी, क्योंकि वो सामंत थे, ना कि वो कोई पर्टिकुलर हम किसी राजा की बात करते हैं, सामंत थे। तो सामंतों ने कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार हासिल कर लिया था, वहाँ वह शासन करते थे। तो उस युग को हमने सामंतवादी युग कहा था। तो जो वहाँ के सामंत होते थे उन्हें लॉर्ड कहा जाता था। ठीक है, तो यह बात भी याद रखनी है कि लॉर्ड किसे कहा जाता था। तो वहाँ के जो सामंत होते थे उन्हें लॉर्ड कहा जाता था। इसके बाद आती है आधुनिक राज्यों का युग आता है। ठीक है, जो वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है। तो जो आधुनिक राज्यों का युग है वह किसके बाद आता है? सामंतवादी युग के बाद आता है आधुनिक राज्यों का युग। 4 युग के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? नगरीय राज्यों का युग, रोमन साम्राज्य का युग, सामंतवादी युग और आधुनिक राज्यों का युग। ठीक है, तो आधुनिक राज्यों का जो युग है जिसमें हम देखते हैं कि जितने भी यह देश हैं इनका जो भी नामकरण है संवैधानिक प्रावधान के तहत ही इनका जो नामकरण है वैश्विक पटल पर जो है राज्य के रूप में स्वीकार किया गया, राज्य के रूप में इसे परिभाषित किया गया। और इस आधार पर हम देखते हैं कि वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी भी देश की यदि बात की जाती है तो वह राज्य के आधार पर की जाती है, ना कि राष्ट्र के आधार पर। तो यह एक इसके अंदर एक छोटी सी बात और याद रखनी है कि वेस्टफेलिया की एक संधि हुई थी 17वीं शताब्दी के अंदर 1648 के अंदर। तो वेस्टफेलिया की संधि के साथ ही यह राज्य की जो वर्तमान समय में हम परिभाषा देखते हैं, आधुनिक राज्य की जो अवधारणा हमें देखने को मिलती है, तो यह वेस्टफेलिया की संधि के साथ ही हमें 1648 के अंदर देखने को मिलती है। तो यह एक मोटा मोटा सा हम कह सकते हैं कि राज्य को समझने का एक छोटा सा आयाम था, जिसे मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। यदि आप इसको विस्तारित रूप में भी देखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हम यह इसको अच्छे से देख लेंगे, नगर राज्यों का युग क्या था, क्या इसमें हुआ था, सिकंदर के समय सिकंदर ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, वो सब बातचीत भी देख लेंगे। रोमन साम्राज्य का युग था, रोमन साम्राज्य के अंदर किस प्रकार साम्राज्य का विस्तार किया था। सामंतवादी युग के अंदर हम देख लेंगे कि किस प्रकार सामंतों ने अपना विस्तार किया था, जो कुछ बड़े सामंतों के अंडर में रह के ही अपना जो शासन करते थे। तो वो सब बातचीत काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट चला जाता है, तो उस पर भी अगर आप बातचीत करना चाहते हो, उसे भी आप समझना चाहते हो तो हम उसे भी समझा सकते हैं। फिर आधुनिक राज्य की यदि अवधारणा की बात करते हैं, तो आधुनिक राज्य की अवधारणा के अंदर यदि आप समझना चाहते हो कि अमेरिका के निर्माण के साथ ही इस प्रकार की बातचीत हमें देखने को मिलती है कि अमेरिका को एक लोकतंत्र राज्य की अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म किस प्रकार है, नेशनलिज्म क्या है, इसके क्या सकारात्मक प्रभाव है, कि क्या नकारात्मक प्रभाव है, क्या इसकी विचारधारा है। और इसके हम देखते हैं कि यदि एक सीमा से परे राष्ट्रवाद हमें देखने को मिलता है तो वह किसी देश के शोषण, किसी देश के ऊपर हम कह सकते हैं कि उनके अधिकारों का हनन करने की भी क्षमता रखता है। तो राष्ट्रवाद के यह एक हम कह सकते हैं कि नकारात्मक पहलू भी कुछ हमें देखने को मिलते हैं, जो शायद आपको पता होगा कि जो इटली था, इटली का हिटलर था, तो हिटलर ने जो राष्ट्रवाद की अवधारणा बताई थी तो उस आधार पर जो जनता का शोषण हुआ था तो उसका उसे बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिला था। तो वो सब बातें भी हम देखेंगे राष्ट्रवाद के अंदर कि क्या है राष्ट्रवाद, किस प्रकार इसकी विचारधाराएं हैं, किस प्रकार आगे जो भी इसकी बातचीत होगी वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो थैंक यू।